वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे टर्ड स्टेगन से रिलेटेड 2-3 अपडेट्स है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कई सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी बट मैं शेयर करूंगा। साथ में दोस्तों कैंप न्यू से रिलेटेड अपडेट है, कुछ अपडेट्स हैं बर्नाल से रिलेटेड, कुछ कुंडे से रिलेटेड, कुछ एरिक गार्सिया से रिलेटेड। तो हम लोग इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों टर्ड स्टेगन से। देखो टर्ड स्टेगन की सर्जरी के बाद उसका रिकवरी पीरियड शुरू हो चुका है, बट यहाँ पे भाई बार्सिलोना के लिए जो अगर आप देखो बार्सिलोना फैंस के लिए बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं जो कि भाई डरा के रख दिया है जिन्होंने। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर हमने 4 महीने रिपोर्ट किए और अगर टर्ड स्टेगन उन 4 महीने से पहले रिकवरी करके वापस आ जाता है तो देर विल बी अ ह्यूज पेनल्टी। देखो बार्सिलोना ट्राई कर रही है कि ऑब्वियसली यहाँ पे टर्ड स्टेगन को 4 महीने बता के 80% उनकी जो सैलरी है उस पर एक प्लेयर को रजिस्टर कर ले, उनको डी रजिस्टर करके। और ऐसे में अगर टर्ड स्टेगन 4 महीने से पहले रिकवरी करके आ जाते हैं अपनी ये जो इंजरी है इससे, तो यहाँ पे बार्सिलोना पे 3 गुना फाइन लग सकता है टर्ड स्टेगन की सैलरी का। और ये फाइन लगेगा किस चीज़ पे, कोई हमें पैसे नहीं देने होंगे। एफएफपी हमारा 3 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर आप अभी करेंटली देखो 12 मिलियन के अराउंड एनुअली शायद से यहाँ पे आपके टर्ड स्टेगन लेते हैं तो 36 मिलियन की एफएफपी पे लॉस आ जाएगी विच विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। समझिए दोस्तों, अगर ये चीज़ सही है, इस रिपोर्ट में सच्चाई है, इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन बार्सिलोना एफएफपी। भाई बड़े से बड़े प्लेयर हिल जाएंगे, मतलब लिटरली भाई हालत ख़राब हो सकती है बार्सिलोना की इस पेनल्टी से। तो ये इस चीज़ में कितनी सच्चाई है दोस्तों मुझे अभी पता नहीं, बट रिपोर्ट्स इस तरीके से कह रही हैं। एट द सेम टाइम कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भाई 80% नहीं है। आप 80% की जो फिगर्स आ रही थी कि भाई अगर आप टर्ड स्टेगन को 4 महीने का बता देते हैं, प्रूव कर देते हैं कि वो रिकवरी पीरियड होगा उसका, तो 80% आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ रही है कि ला लीगा कहती है कि आप विद इन 1 मंथ ऑफ इंजरी आपको रिपोर्ट करना होता है, तभी आप 80% का यूटिलाइज कर सकते हैं, एल्स आपको 50% का यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो दैट टेल्स यू कि हमें सिर्फ 12 मिलियन हम लोग एनुअली उसको दे रहे हैं, तो 6 मिलियन का ही हम लोग उसका एफएफपी को यूज़ कर पाएंगे। एंड शायद से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि 1-1.5 मिलियन या 2 मिलियन का शायद से यहाँ पे मार्जिन स्टिल मुझे लगता है कि भाई रह जाएगा आपका जुआन गार्सिया रजिस्टर करने में। अगर हम 50% की बात करते हैं तो समवेयर अराउंड 7 समथिंग के अराउंड 7 to 8 यहाँ पे जुआन गार्सिया को दिया जा रहा है, जो कि उसके इन हैंड अगर बनती है तो 3.54 के अराउंड ही बनती है, राइट। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या करती है बार्सिलोना। ये दोनों रिपोर्ट्स भाई बार्सिलोना के लिए थोड़ा सा मतलब डरावनी ज़रूर है फैंस के लिए कि भाई यहाँ पे उनके प्लेयर्स जो रजिस्ट्री, एटलीस्ट जुआन गार्सिया की रजिस्ट्री ऑलमोस्ट कंफर्म दिख रही थी आफ्टर दिस टर्ड स्टेगन सर्जरी, अब वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है। अब देखो टर्ड स्टेगन से रिलेटेड एक और बात सुनने में आई है, एक बेसिकली इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे भाई जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि टर्ड स्टेगन ने कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया था इनियाकी पेना पे एंड आपकी सेजनी पे, रिलेटेड टू उनकी परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। जब वो रिकवरी करके वापस आ चुके थे वो चाहते थे कि भाई खेले वहाँ पे टीम के लिए। ये चीज़ भाई मुझे आई डोंट नो भाई, ये इसमें मुझे थोड़ी सच्चाई कम लग रही है। आई हैव सीन टर्ड स्टेगन भाई बैकिंग पेना, ठीक है, इनियाकी पेना को बैक करते हुए। जब ट्रॉफी हम लोग उठा रहे थे भाई, वो सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे थे तो भाई टर्ड स्टेगन उसको खींच के लेके आता है। इनियाकी जिसको लगता है कि वो टीम का पार्ट नहीं है, वो पीछे छुप रहा होता है, ठीक है, टर्ड स्टेगन उसको सामने लेके आते हैं। तो मेरे को ये चीज़ में यार भाई बिलीव नहीं होता दोस्तों, मुझे मतलब पर्सनली लेवल पे ये मेरे को इतना मतलब बिलीव नहीं है ये रिपोर्ट पे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो टर्ड स्टेगन ने जब कोपा डेल रे के फाइनल में आया, सेलिब्रेट किया, सब कुछ किया, बट जब चैम्पियंस लीग का मिलान वाला जो हमारा गेम था जहाँ जब हम लोग ट्रैवल करके मिलान गए थे उसके लिए वो नहीं आए। तो यहाँ पे हाँ डेफिनेटली यहाँ पे भाई एज अ फर्स्ट टीम कैप्टन आपको टीम को सपोर्ट करने के लिए आना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। ऑन दी अदर एंड उसने कहा कि भाई कुंडे इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल किया जस्ट टू बी विद टीम, ऑल्दो वो भी इंजर्ड था, राइट। तो यहाँ पे ये भी दिखा कि भाई जो कुंडे है वो ज़्यादा बेटर तरीके से सपोर्ट किया उसने टीम को। बट चलो ये तो सारी चीज़ें साइडलाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे हेट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो पहली स्टेटमेंट थी रिलेटेड टू भाई उसने प्रेशर क्रिएट किया सेजनी के ऊपर, प्रेशर क्रिएट किया उसने इनियाकी के ऊपर, आई डोंट बिलीव इट। मुझे ये कंप्लीटली बिल्कुल फालतू की न्यूज़ लग रही है, फालतू की रूमर लग रही है। आई डोंट थिंक सो कि भाई टर्ड स्टेगन इतना बुरा कर सकता है। अगर इतना बुरा कर देता है देन भाई वो ही डिजर्व द हेट ऑफ फैंस, बट अभी राइट नाउ लेट्स नॉट बिलीव दीज, राइट। टर्ड स्टेगन से रिलेटेड यार जर्मनी से भी अपडेट आ रही है। नगल्समैन ने भी क्लियरली कह दिया है कि ही हैज़ समबडी एल्स इन हिज माइंड एज अ फर्स्ट गोल कीपर। उसने नाम नहीं लिया उस बंदे का, पता नहीं क्यों नहीं लिया भाई, क्या वो
टर्ट स्टेगन से डर रहा है। क्या वो भाई टर्ट स्टेगन लिटरली भाई प्रेशर क्रिएट कर सकता है उस प्लेयर के ऊपर, उस गोलकीपर के ऊपर, जिसको नागल्समैन ने फर्स्ट चॉइस बना दिया है अभी फिलहाल के लिए, राइट। तो नागल्समैन के अकॉर्डिंग उनको जो भी प्लेयर वो चाहते हैं कि फर्स्ट टीम में रहे, नॉट जस्ट अबाउट द गोलकीपर बट पूरी की पूरी प्लेइंग 11 या फिर जो भी 24 की टीम होती है भाई, वो अपने अपने इंडिविजुअल क्लब में फर्स्ट चॉइस प्लेयर होने चाहिए उनके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे टर्ट स्टेगन के केस में उनको पता है कि भाई वो एक तो इंजर्ड हैं, सर्जरी करवा चुके हैं, 1 साल उन्होंने खेला नहीं है और आने वाला साल भी बहुत मुश्किल लग रहा है उनका खेलने का, टाइम उनको मिलने का। तो यहाँ पे उन्होंने पहले से ही अपना प्लेयर सेलेक्ट कर लिया, अपना गोलकीपर सेलेक्ट कर लिया जो कि फर्स्ट चॉइस गोलकीपर होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली मैनुअल नॉयर हो सकते हैं, बिकॉज उनसे रिलेटेड भी अपडेट आ रही हैं कि भाई वो वापस से एज अ फर्स्ट गोलकीपर चॉइस खेलने के लिए तैयार हैं अगर भाई उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कुल मिला के चारों तरफ से टर्ट स्टेगन के लिए तो भाई प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं राइट नाउ। तो एक तरफ तो दोस्तों हम लोग टर्ट स्टेगन की 80% या फिर 50% ही सैलरी यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारा जो क्लब है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है रिलेटेड टू चारों के चारों जो हमने नए प्लेयर साइन करे हैं, शेजनी इंक्लूडिंग। यस, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था 1.5-2 हफ्ते भैया, वो उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो हमारा अभी नया साइनिंग की तरह ही रजिस्टर होगा। तो चारों के चारों प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है यहाँ पे हमारी टीम। अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली भाई अभी उन्होंने अनाउंस किया है DRC हार्ट ऑफ अफ्रीका के साथ जो कहीं ना कहीं हमने एक डील साइन करी है 44 मिलियन के अराउंड 11 मिलियन पर ईयर वाला जो डील है, इसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन FFP के ऊपर ज़रूर होगा, थोड़ा सा मतलब हमारी बुक्स में बेटर करेगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चंक ऑफ FFP कम कर देगा ये। बट अभी भी स्टिल हमें भाई काफ़ी ज़्यादा पैसे FFP में ऐड करने होंगे, जो कि जब ऑडिटर्स डेफिनेटली जब वो फाइनलाइज करेंगे अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे तभी हमको क्लैरिटी आएगी। बट शायद से क्लब को कुछ तो पता है, देखो क्लब को कुछ तो पता है तभी वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं रिलेटेड टू भाई रजिस्ट्रेशन। नहीं तो अभी तक आप देखो कि भाई दुबई के चक्कर काटना शुरू कर देता लपोर्ता, कहीं ना कहीं से भाई वो फंड इकट्ठे करने की बातें आने शुरू हो जाती। डेको भी वापस आ चुका है, FC सोल जो है मैच है जिनके अगेंस्ट आज हमारा, उसको देखने के लिए आज आ चुका है डेको भी। तो देखो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम शायद से उतनी ज़्यादा ना हो जो पिछले सीजन में हमने झेली थी। होप सो दोस्तों यही हो। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं प्लेयर्स के बारे में। देखो सबसे पहले बात करते हैं कुंडे के बारे में, जूल्स कुंडे के बारे में, जहाँ पे आपने देखा कि वो टूर पे जाने से पहले अग्री करके चले गए थे पर्सनल टर्म्स विद क्लब, और भाई उन्होंने खुद इंटरव्यू पे क्लियर कर दिया है कि उन्होंने नई डील ऑलमोस्ट साइन कर ली है, बस पेपर पे साइन करना बाकी हर चीज़ में नेगोशिएशन कंप्लीट है और 2030 तक उनका जो होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बेसिकली होने वाला है। अब देखो भाई कभी भी ऐसे आपने किसी प्लेयर को जनरली बात करते हुए देखा है कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया, दैट टेल्स यू कि भाई एक तरफ कुंडे भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस क्लब में, बहुत ज़्यादा प्यार करता है लिटरली, बस इससे सही टर्म कुछ हो नहीं सकता, राइट। कुंडे ने क्लियरली कह दिया। अब भाई ये सारी चीज़ें आप छुपा भी सकते थे कि भाई मैं भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के रिलेटेड टर्म्स बातें कर रहा हूँ, क्लब ने भी नहीं अनाउंस किया, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही देखो ना भाई, प्लेयर ने आगे आके सारी चीज़ें क्लियर कर दी। दैट मीन्स भाई बहुत अच्छा रिलेशनशिप है क्लब मैनेजमेंट एंड प्लेयर के बीच में, ठीक है। तो आई एम तो हैप्पी भाई, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं भाई जूल्स कुंडे का जो ये फटाफट से निपटा है भाई इसका नेगोशिएशन और ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। और मोस्ट प्रॉब्ली भाई जिस दिन हम लोग यहाँ लैंड होंगे बार्सिलोना में, नेक्स्ट डे आप देखोगे जूल्स कुंडे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे भाई ये निपट जाएगा, फोटो वोटो ऑप्स और वो फाइनल पेपर वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एरिक गार्सिया के बारे में, जिसको इस सीज़न में, आने वाले सीज़न में 25-26 सीज़न में रोल और ज़्यादा इम्प्रूव्ड रोल मिलने वाला है। हांसी फ्लिक ने कमिट किया है उसको, रिपोर्ट्स आ रही हैं एज़ पर द रिपोर्ट्स। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिछले सीज़न में बहुत ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया एरिक गार्सिया को। कभी हम CDM खिला रहे थे, कभी हम सेंटर बैक खिला रहे थे, कभी हम राइट बैक खिला रहे थे। और राइट बैक जो उसकी सबसे अच्छी पोजीशन रही पूरे पिछले सीज़न में, आई थिंक इस सीज़न में उसमें उसको रोल काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। अगर आप देखोगे भाई कई कुंडे को रेस्ट हमने पिछले सीज़न में, अगर आप देखो तो 100 गेम्स हमने लगातार खिलाया, उसके बाद हमने उसको रेस्ट दिया और इंजरी भी नहीं हुई थी। और जैसे हमने उसको रेस्ट दिया उसके 2-4 गेम के बाद ही भाई उसको इंजरी आ गई। तो इस सीज़न में डेफिनेटली हांसी फ्लिक बेटर यूटिलाइज करने वाले हैं एरिक गार्सिया को इन दैट पोजीशन। शायद से वो सेंटर बैक वाली पोजीशन में भी बेटर तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। बट मोस्ट प्रॉब्ली राइट बैक ही उसका कहीं ना कहीं
वो एक्चुअल पोजीशन होने वाली जो इस सीजन में ज़्यादा खेलने वाला है। अब दोस्तों फाइनल अपडेट आ रही कैंप न्यू से रिलेटेड, जहाँ पे भी मैनेजमेंट सोच के चल रही थी कि 14 सितंबर का मैच वो कहीं ना कहीं आपका क्राइफ स्टेडियम में करवा लेंगे। देखो यहाँ पे दोस्तों एक अपडेट आ रही है, ला लीगा के जो रूल्स होते हैं उसमें मिनिमम 8000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम चाहिए होता है, ठीक है। अब आपका क्राइफ का आपको पता ही कि भाई वो स्टेडियम में सिर्फ 6000 सीट्स हैं, 6000 सीट्स हैं, तो भाई वहाँ पे तो ला लीगा के मैच करा पाना इज़ वेरी इम्पॉसिबल क्या मतलब पॉसिबल ही नहीं, राइट। दूसरा ऑप्शन दोस्तों उनके पास था कि मॉन्जुइक में हम जाके करा लें, जहाँ पे पिछले सीजन में हमने करवाया था, ये होम ग्राउंड गेम हम लोग करवा लें, उसके बाद आगे कैंप न्यू में शायद से काम निपट जाएगा। बट मॉन्जुइक भी उस टाइम पे कॉन्सर्ट होस्ट कर रहा है पोस्ट मेलो का, और उसकी टिकट्स ऑल्दो उतनी ज़्यादा बिकी नहीं है, तो शायद से वो एक पोस्टपोन हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। बट अगेन भाई यहाँ पे फिर से एक और प्रॉब्लम बार्सिलोना या फिर कैंप न्यू से रिलेटेड मैनेजमेंट को दिख रही है। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो चुका है कि भाई 14 सितंबर को बार्सिलोना कहाँ खेलेगी मैच, कौन से स्टेडियम में भाई बार्सिलोना खेलने वाली, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।